हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे। और फ्रेंड्स, हम देख रहे थे संवैधानिक पृष्ठभूमि, जो संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि हम देख रहे थे। तो इसमें हमने कुछ अधिनियम देखे थे जिनमें 1773 से लेकर 1853 तक ब्रिटिश कंपनी का शासन रहता है, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों द्वारा शुरू की गई थी भारत में व्यापार करने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंपनी में भ्रष्टाचार की वजह से और कंपनी की कुछ अन्य गतिविधियों की वजह से और जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सीधा अपने हाथ में ले लेते हैं भारत का शासन। और तब से 1858 से लेकर हम देखते हैं कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक ब्रिटिश ताज का सीधा शासन भारत पर रहता है। तो इसी कड़ी में हम देख रहे थे कि जो संविधान की जो मांग कर रहे थे, उसी पृष्ठभूमि में कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कि कहाँ से हमने पहले मांग की संविधान सभा की, और संविधान की कब से पहली मांग की और कब जाकर ये पूर्ण हुई। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं आगे। तो हमने पढ़ लिया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक, और हम भी देखेंगे कि जो संविधान सभा की मांग थी वो कहाँ से कहाँ तक हुई, सबसे पहले कब की गई। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं जो बाल गंगाधर तिलक सबसे पहली मांग की थी 1895 में। 1895 में किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे। कांग्रेस में दो दल थे, नरम और गरम, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, उन्हीं के एक नेता थे। तो इन्होंने सबसे पहले 1895 में जो अपनी स्वराज पत्रिका थी, स्वराज पत्रिका, इसके माध्यम से पहली अनऑफिशियल मांग प्रस्तुत की। क्या की? स्वराज पत्रिका के माध्यम से पहली अनऑफिशियल मांग, जिसे हमें स्वराज बिल या स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्वराज बिल या विधेयक के नाम से, इसे हम स्वराज बिल के नाम से जानते हैं। और ये संविधान सभा की और संविधान के लिए पहली अनऑफिशियल मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद में हम देखते हैं समय आ जाता है 1922 का। और 1922 में किसने की थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसके बाद में जो अपनी मांग प्रस्तुत की थी, किसकी? वही अपनी संविधान सभा की। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया, किसके माध्यम से? यंग इंडिया के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत की और कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार होना चाहिए और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक विधेयक के द्वारा जरूर पारित होगा, लेकिन ये भारतीयों के लिए बनाया गया संविधान होगा और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। तो इस तरह से सेकंड मांग की महात्मा गांधी ने। इसके बाद में समय आ जाता है 1924 का। 1924 तब नेहरू ने किसने? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी मांग प्रस्तुत की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और उसके माध्यम से भारत का संविधान का निर्माण किया जाए। तो इसके बाद में आता है 1925 का समय आ जाता है। कब का? 1925 का समय आ जाता है। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ये कौन थे? भारत सचिव। ये तत्कालीन भारत सचिव थे। तो इन्होंने सभी भारतीय दलों को, विशेष तौर से कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर भारतीयों में इतना ही कौशल है कि मांग कर रहे हो आप बार बार संविधान सभा की, लगातार मांग करते आ रहे हो, तो अगर आप में इतना कौशल है कि आप अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो, तो मैं चाहता हूं कि सभी दलों को और सभी समुदायों का सहयोग लेकर आप संविधान का एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करें और प्रस्तुत करें। तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट विचार करेगी और धीरे धीरे भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से इसको एक चुनौती के स्वरूप लेते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों में ऐसा मादा ही नहीं है कि वो कैसा कर सके। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया। कब? 1928 में। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम आगे देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों आप ये भी ऐड कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि संविधान सभा, तो आप ये भी लिख लीजिए कि संविधान सभा की इन्होंने मांग प्रस्तुत की। सबसे पहले अनऑफिशियल मांग इन्होंने की थी और इसके बाद में महात्मा गांधी, ये इसके साथ में ये भी लिख लीजिए आप कि ये पहली अनऑफिशियल मांग थी। क्या थी? अनौपचारिक मांग। ये पहली अनौपचारिक मांग थी संविधान सभा की। तो इसके बाद में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से भी संविधान सभा किसकी की? संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। साथ में ये लगा लीजिए आप बस। और मोतीलाल नेहरू ने पहले की थी और लॉर्ड बर्कनर ने क्या किया? चुनौती दी थी सभी भारतीय दलों को। तो विशेष तौर से इन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया था क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और उसकी ज़्यादा प्रभाव था कांग्रेस का, और इसके अलावा मुस्लिम लीग, तो इन्होंने चुनौती दी थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ऐड कर लीजिए साथ में और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ? इस जो लॉर्ड बर्कनर ने चुनौती दी सभी भारतीय दलों को, तो कांग्रेस ने इसे बहुत गंभीरता से संजीदगी से लिया और इसी संबंध में कब 1928 में जो नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ये 1928 में प्रस्तुत की और इसे हमारे भारतीय संविधान का पहला प्रारूप हम मान सकते हैं। तो इसी में इन्होंने बताया कि किस तरह से एक भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए और भारत में मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए। तो एक प्रकार से ये भारतीय संविधान का पहली झलक थी। इसके बाद में आ जाता है 1934 का समय। कहाँ का? इसके बाद में 1934 का समय आ जाता है। तब क्या होता है? कांग्रेस ने पहली ऑफिशियल मांग प्रस्तुत की। तो इसके बाद में 1934 में कांग्रेस ने मांग प्रस्तुत की। किसकी? कांग्रेस ने पहली ऑफिशियल मांग कह सकते हैं हम इसे। तो कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान की मांग प्रस्तुत की 1934 में। कब की? 1934 में कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने मांग प्रस्तुत की कि हमारा संविधान सभा के माध्यम से भारत का संविधान लिखा जाए। संविधान सभा के माध्यम से क्या किया जाए? संविधान लिखा जाए। तो ये 1934 के समय आ जाता है। इसके बाद में जो एम.एन. रॉय थे, कौन थे? एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय थे, जो कि इन्होंने पहली बार क्या किया? व्यक्तिगत रूप से मांग प्रस्तुत की। किसकी? संविधान सभा की पहली व्यक्तिगत रूप से मांग प्रस्तुत की इन्होंने। और व्यक्तिगत तो खैर पहले भी बाल गंगाधर तिलक कर चुके थे, लेकिन ये पहली औपचारिक मांग थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधा इन्होंने ऑफिशियल मांग प्रस्तुत की, जिसे क्या हम क्या कर सकते हैं? औपचारिक मांग। तो पहली औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसकी? संविधान सभा के लिए औपचारिक मांग प्रस्तुत की गई ऑफिशियली तौर पे। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो भी मांग कर रहे थे वो ऑफिशियल नहीं कर रहे थे, जिसमें पहले आते अपने बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में महात्मा गांधी, फिर मोतीलाल नेहरू। तो अब आता है पहली ऑफिशियल मांग हो गई। इसके बाद में आता है 1938 का समय। 1938 का समय आ जाता ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है कि वयस्क मताधिकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का वयस्क मताधिकार के आधार पर चयन हो। मताधिकार कि संविधान सभा कैसी होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए।
वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या क्या किया जाना चाहिए? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा, तो संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए? संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। तो देखते हैं यह क्या थी, पहली ऑफिशियल मांग थी। ऑफिशियल मांग थी पहली, और इसके बाद में पंडित नेहरू ने किया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इन चीज़ों को पहली बार स्वीकार किया गया 8 अगस्त 1940 को। तो 8 अगस्त 1940 को पहली बार इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। तत्कालीन उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये उस समय के वायसराय थे, लिनलिथगो ये उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। तो इन्होंने पहली बार माना कि भारत का संविधान एक संविधान सभा के माध्यम से लिखा जाएगा और ये भारतीयों के द्वारा ही होगा। तो इसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये वायसराय, ये उस समय के वायसराय थे। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अभी इसके बाद में समय आ जाता है 1942 का। कब आ जाता है? 1942 का समय आ जाता है 11 मार्च 1942। 11 मार्च 1942 के समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने कॉमन सभा में कहा, ब्रिटिश कॉमन सभा में कहा कि युद्ध कैबिनेट भारत के साथ राजनीतिक समझौते को बढ़ावा देना चाहती है और ये भारत में के प्रतिनिधि या उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए इस समझौते को आगे बढ़ाना चाहती है। और इसी संबंध में ये भारत में एक मिशन भेजना चाहती है जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो क्रिप्स मिशन आया भारत में 11 मार्च 1942 को भारत में आया था। क्रिप्स मिशन को 1942 को भारत भेजा गया और ये किसके नेतृत्व में आया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो इनके नेतृत्व में ये मिशन भारत आया और इन्होंने भारतीय नेताओं से बात करके एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा कहा गया कि युद्ध उपरांत भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। किसके उपरांत? युद्ध उपरांत। और उसी के माध्यम से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी और भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण होगा। तो इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसे भारतीय दलों ने मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा कि एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है। और जो मुस्लिम लीग थी उसने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें अलग से एक मुसलमानों के लिए एक राज्य बनाने की बात नहीं थी। तो ये मिशन आया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में और
इन्होंने कहा कि युद्ध उपरांत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो उसी के माध्यम से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। तो इस मांग को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि दिवालिया होने वाला है, ये पोस्ट डेटेड चेक बताया इसे। और इसी के बाद में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ दिया। इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इसे जानते हैं हम। एक आंदोलन छेड़ दिया इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। हाँ, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम आगे देखेंगे कि इसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया कि भारत इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है और उन्हें भारतीयों की मदद की तीव्र आवश्यकता थी किसमें, युद्ध में, क्योंकि ब्रिटेन पिछड़ रहा था इस युद्ध में। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी उस समय। ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप एक चीज़ सोचो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लंबे समय से जो विभिन्न आंदोलनों को कुचलते आ रही थी, उसने 1857 जैसी भयंकर क्रांति को भी कुचल दिया और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उसे 3 महीने के अंदर कुचल दिया। तो वो भारत को आज़ाद देने के लिए क्यों राजी हुए, क्योंकि वो आज़ादी ऐसे नहीं देना चाहते थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें आज़ादी भारत को देनी पड़ी। तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी, तो इसीलिए इंग्लैंड को मजबूर होकर भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा और लगातार भारतीयों से बातचीत करनी पड़ी। तो उस समय क्या है, ब्रिटेन की स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें कमज़ोर हो रही थी। तो युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति खराब होने के कारण उसके सहयोगी राष्ट्रों ने भी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिनमें अमेरिका प्रमुख था। और वो चाहते थे कि भारत को जल्दी आज़ादी दी जाए, क्योंकि जापान अपनी सेनाएं लेकर भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और ब्रिटिश जो भारतीय नौसैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था उससे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी, वैसे भारतीय सैनिकों पर से विश्वास खत्म हो गया था। हालांकि ये विद्रोह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता की वजह से समाप्त होगा, लेकिन इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया और ब्रिटेन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से। तो इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजने का उन्होंने उस समय क्या है 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। क्या हुए? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। क्या हुए? आम चुनाव। ब्रिटेन में उस समय आम चुनाव हुए और वहां पे चुनाव में लेबर पार्टी को जीत मिली। किसको? लेबर पार्टी को जीत मिली। चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई और जो कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई। तो विंस्टन चर्चिल उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसके बाद में जो नए प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के वो थे सर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। तो इनके बारे में कहा जाता है कि लेबर पार्टी भारत के प्रति थोड़ी उदार थी और ये भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती थी। तो इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश कॉमन सभा में कहा कि हम भारत को जल्दी ही स्वतंत्रता देना चाहते हैं और हम ये कार्य 1948 तक पूरा करना चाहते हैं। तो इसी संबंध में इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन सर है? पैथिक लॉरेंस। इसी मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय के क्या थे? भारत मंत्री। ये थे अध्यक्ष भी थे, वह भारत मंत्री भी थे।
कहते हैं उस समय के भारत मंत्री या भारत सचिव। तो इनकी अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्रिमंडल भारत आया, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जिसमें दूसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। इसमें दूसरे सदस्य के रूप में थे। और ये नौवायन विभाग, जो नौवायन विभाग था उस समय का, नेवी, इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद में जो तीसरे सदस्य थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इनमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, या फिर व्यापार मंत्री भी कह सकते हैं इन्हें, व्यापार मंत्री या व्यापार मंडल के अध्यक्ष। तो इन्होंने, ये भारत आए 1942 में। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च 1942 को ये मिशन भारत आया था। कब आया था? ये मिशन आया था 24 मार्च 1942 को। ये मिशन भारत में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 16 मई 1946 को। सॉरी, ये 42 नहीं है, इसकी जगह आपको करना है 46। ये 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946। तो इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को, भारतीय नेताओं से बात करके कि किस तरह से भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जा सकता है और एक संविधान सभा का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है। इसमें इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी कैबिनेट मिशन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी